हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनटीयू क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीयू क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे मैथ में क्लास 10th का मैथ जो एनसीईआरटी टॉपिक है पूरा सभी चैप्टर वाइज यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर कराएंगे। और इस बैच का नाम है, क्या नाम है? तो सुगंध बैच। क्या नाम है इसका? सुगंध बैच। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुगंध बैच में, मैथ के सुगंध बैच में, जिसमें हम आपको एक एक लेसन करके पूरा यहाँ पे क्लियर कराएंगे, चैप्टर वाइज पूरा क्लियर कराएंगे। और जो भी डाउट रहेगा हम उसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा डाउट को भी क्लियर कराएंगे। तो दोस्तों, मैथ में क्लास 10th का मैथ फर्स्ट लेसन है आपका वास्तविक संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। नंबर्स के बारे में हम देखे थे, इसके पहले में एक वीडियो बनाए थे जिसमें नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताए थे, संख्या पद्धति। और आप 9th क्लास में पढ़े भी होंगे नंबर सिस्टम है क्या, उसमें सारे नंबर के बारे में क्या है जानकारी वहां पे दी गई है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में वहां पे क्लियर करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याओं की आसानी से वीडियो को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सुगंध बैच में फर्स्ट लेसन का फर्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन है जो है वास्तविक संख्याएं, और इसमें हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, मींस यूक्लिड डिवीजन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ये है क्या? तो सबसे पहले इसमें हम यहाँ पे देखते हैं ये है क्या। ठीक है, तो यूक्लिड आपके एक गणितज्ञ हैं जिन्होंने यूक्लिड विभाजन एक वहां पे मेथड दिया। इसमें हम नंबर्स के एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसे जब कभी भी आपको नंबर्स दिए जाते हैं, संख्याएं दी जाती हैं, तो उनका हमें क्या करना होता है, वहां पे एचसीएफ पूछा जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो कैसे निकाला जाता है? जैसे हम लोग कॉमन मेथड एक होता है, हम लोग बचपन से सीखते चले आए हैं कि जो दो सब तक फैक्टर करते हैं, फैक्टर में जो कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, जो दोनों में रहेगा वो हमारा आंसर होता है। तो इसमें अगर बड़ी बड़ी संख्याएं दी हो, दो या दो से अधिक संख्याएं दी हो, तो हम कैसे यहाँ पे ज्ञात करेंगे? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे पहले समझेंगे और एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे बताएंगे। और उसके बाद आप क्वेश्चन को एक्सरसाइज के हिसाब से वहां पे लगाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा हम उसको यहाँ पे एक्सरसाइज के माध्यम से सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्लियर कराएंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, क्लियर कराएंगे। लेकिन यहाँ पे पहले हम यूक्लिड विभाजन का कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, अच्छे से क्लियर करेंगे। और जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आप खुद से चैप्टर को क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्या करते हैं, आपको समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है क्वेश्चन की 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। और ज्ञात करना है किस विधि द्वारा? यूक्लिड का HCF, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो द्वारा ज्ञात करना है। 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन द्वारा ज्ञात करना है। तो इसमें करेंगे क्या? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे एक बेसिक रूल होता है, आप जानते हैं, डिवाइड का। ठीक है, उसमें हम डिवाइड करेंगे। ठीक, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक प्रमेय है, उस प्रमेय को भी यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है, वो क्या है, ए है। क्या है वो? ए है। ठीक, कोई भी संख्या है जो एक पूर्णांक हो सकता है। क्या हो सकता है? पूर्णांक की चर्चा हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें किसी नंबर से हम क्या कर रहे हैं, इसमें भाग देना। वो मान लीजिए हमारे पास क्या है, बी है, इसमें हम इसमें डिवाइड करेंगे। अगर इसमें हम भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू आएगा। मान लीजिए क्यू फॉर, यहाँ पे कोसेंट, यहाँ पे क्यू लेते हैं कि बी से हम क्या करेंगे, ए में डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा कोसेंट आ रहा है यहाँ पे क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आएगा और घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। और रिमाइंडर मान लेते हैं क्या है, वो आर है। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा कि ये बी है, ये ए है, ये क्यू, ये आर। अब यहाँ पे इन सभी के नाम को हम यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी तभी हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, वहां पे समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको। ये बी क्या है, आप जानते हैं, इसको हम भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। ठीक है,
हिंदी में भाजक बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन, या फिर लोग बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, डिवीजन। अब ये ए क्या है, तो ए को भी देखते हैं। ठीक है, ए आपका क्या है? भाज्य। क्या है? हम इधर लिख देते हैं, ये है आपका भाज्य। ठीक है, अब भाज्य को क्या बोलते हैं, तो डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है, उसके बाद ये है आपका कोसेंट, जिसको हम भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल। ठीक है, ये देखने में तो आपको लग रहा होगा इजी है कि ये बच्चों वाला है, लेकिन इसमें भी अभी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके आगे वाले जो टॉपिक है उनमें इसका बहुत ही यूज है। ठीक है, तो भागफल है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो कोसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसेंट, क्यू यू। ठीक है, कोसेंट को टी एंड। अब यहाँ पे कोसेंट का स्पेलिंग थोड़ा अलग है, इसको आप याद करने के लिए पढ़ सकते हैं कोटी एंड। क्या पढ़ते हैं? कोटी। जैसे पेशेंट को आप पटी एंड कहते हैं, वैसे कोसेंट को आप बोलिए कोटी एंड, याद रखने के लिए। ठीक है, तो कोटी एंड भागफल। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये भागफल, जिसको कोसेंट, भाज्य जो है डिवाइजर, भाज्य आपका बीच जिसमें हम भाग देते हैं। ठीक है, और भाजक कौन होता है? जिससे हम भाजते हैं। जैसे सब्जी भाजते हैं, सब्जी भाजी जाती है मतलब काटी जाती है। ठीक है, तो सब्जी क्या हो गया हमारा? भाज्य हो गया। अब भाजक किससे भाज रहे हैं, काट रहे हैं, तो चाकू, चाकू है आपके पास, चाकू। ठीक है, उससे आप क्या कर रहे हो? काट रहे हो। ठीक है, तो भाजक का काम कौन है? जो काट रहा है वो भाजक का काम करेगा, और जिसको काट रहा है वो भाज्य का काम करेगा। ठीक है, तो डिवीजन और डिवाइजर, क्योंकि बहुत बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन होता है कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है। तो जिसके माध्यम से हम काटते हैं, जिससे डिवाइड कर, जिस संख्या में हम जिससे डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करेंगे वही आपका भाजक है, जिसमें डिवाइड करेंगे वो आपका क्या है? भाज्य। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो कि आपके पास सब्जी है, सब्जी क्या है? भाज्य है। काटेंगे किससे? चाकू से या फिर चाकू से, नाइफ से। जब उससे काटेंगे तो काटने वाला क्या हुआ? भाजक। ठीक है, अब जितनी बार जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा? आपका कोसेंट। और जो आपका यहां पे लिखते हैं रिमाइंडर में बचता है शेष में, वही रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिमाइंडर। क्या बोलेंगे? रिमाइंडर, अर्थात शेषफल। हिंदी में क्या है? शेषफल। ठीक है, अब इन सभी में क्या होता है? एक संबंध होता है। क्या होता है? संबंध होता है। उस संबंध को ही हम क्या करते हैं? यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या बोलते हैं? प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, तो वो बनेगा क्या? जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएं कि आप किसी संख्या से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे आपके पास 25 है, और इसमें आप भाग दे रहे हैं किससे? 4 से। किससे भाग दे रहे हैं? 4 से। तो यहाँ पे आप लोग नॉर्मल भाग देते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि नहीं? ठीक है, देखिए हम इसमें दे रहे हैं 25, यहाँ पे 25 है, भाग दे रहे हैं। कितनी बार जाएगा? तो 4 6 24। ठीक है, 6, और यहाँ पे ये 1। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा कि 4 से भाग दिए तो 6 आया भागफल, और ये रिमाइंडर 1 आया। ठीक है, अब यहां पे रिमाइंडर जो आया, इसका मतलब ये हमारा डिविडेंड था। ठीक है, भाज्य था। अब भाज्य कब आएगा? जैसे हमें 25 से फिर से लाना है तो कब आएगा? तो 25 अगर आपको फिर से लाना है, जब आप भाजक का और भागफल का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर को ऐड करेंगे, तो हमारा ये क्या आएगा? भाज्य आएगा। अर्थात भाज्य बराबर आप बोल सकते हैं, तो 25 बराबर क्या होगा? 4 × 6 प्लस में रिमाइंडर 1। मींस यहां से फार्मूला आपका क्या बना? 25 क्या था आपका? भाज्य था। क्या था? भाज्य था। और यहां पे 4 क्या था आपका? भागफल। ठीक है, क्या है? भागफल। ठीक, उसके बाद इनटू में 6 क्या है आपका? सॉरी, ये आपका भागफल है और ये भाजक है। भाजक इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भाजक। तो भाजक और भागफल दोनों का कॉम्बिनेशन गुणा। ठीक है, उसके बाद प्लस में रिमाइंडर, जिसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल। ठीक है, शेषफल। ठीक, ये गुणा है, चाहे भागफल पहले लिखिए भाजक पहले, बात एक ही है। ठीक है, तो ये भाजक है और ये भागफल है, दोनों का गुणनफल, प्लस में शेषफल को ऐड कर देंगे, भैया आ जाए 4 6 24 25, 25 बराबर 25 यहाँ पे हो। अब इसको अगर इसके फॉर्मेट में लिखे तो आप देखेंगे बुक में आपको इसी के फॉर्मेट में दिया रहता है। ए इक्वल टू क्या रहेगा? ए हमारा भाज्य, ए इक्वल टू इसका गुणा करेंगे इसमें बी इंटू क्यू प्लस में रिमाइंडर। इस प्रमेय के माध्यम से हम यहाँ पे क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलिए हम लोग इस एग्जांपल्स को क्या करते हैं? समझते हैं। आई होप कि ये आपको यहाँ पे चीजें समझ में आई होंगी। ये बेसिक है लेकिन बहुत दमदार है, तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। बीच वाला जिसमें भाग देते वो भाज, जिससे भाग देते वो भाजक, और यहाँ पे क्या है? आपका भागफल, नीचे आपका रिमाइंडर। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझा दिए। फार्मूला आपका यही बनता है। इंग्लिश में भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में होगा डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा। ठीक, अब चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्या करते हैं? हम समझते हैं। ठीक है, कि हम
135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन द्वारा कैसे यहां पे ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये दो संख्या है और बताएंगे आपको तीन संख्या भी अगर निकालना है तो उसका भी यूक्लिड डिवीजन द्वारा कैसे वहां पे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखते हैं। सबसे पहले इसमें करते क्या है, जैसे आपने यहां पे देखा कि ये डिवाइड किया गया है, इसी के माध्यम से क्या करते हैं हम यहां पे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें रूल क्या है कि छोटी संख्या से, क्योंकि डिवाइड हम करेंगे अगर तो छोटी संख्या से हम बड़ी में, ये छोटी है किससे 225 से। ठीक है, तो हम यहां से 135 में क्या करेंगे, 135 से 225 में क्या करेंगे, भाग देंगे। अब 135 में अगर देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आएगा 135। ठीक है, अब यहां पे आपका आएगा 0 और यहां पे कितना आएगा 9 3 12 90 आएगा। ठीक है, अब यहां पे आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, शेषफल हमारा क्या है 90 आया, ये पूर्ण रूप से कटा नहीं कटा, हमें क्या करना है, ये भाग तब तक देना है कि जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना वहां पे 0 ना हो जाए। ठीक है, अर्थात हमें रिमाइंडर क्या लाना है, 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए आपको करना क्या है कि 135 की कहानी अब आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा रिमाइंडर आया, अब हम यही प्रक्रिया आगे दोहराएंगे। ठीक है, तो ये हम ऐसे बढ़ाएंगे, ये आपका क्या है 135 यहां पे लिखेंगे, अर्थात जो डिवीजर था, जो आपका भाजक था, उसको हम यहां पे लिखेंगे और रिमाइंडर से पुनः क्या करेंगे, ये शेषफल से पुनः 135 में भाग देंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, फिर से एक बार जाएगा, 90 कम 90, वैसे ज्यादा हो जाएगा दो बार, तो यहाँ पे 90 आएगा और घटाएंगे तो फिर से यहाँ पे कितना आएगा 45 आएगा। ठीक है, अब फिर यही प्रक्रिया फिर से करेंगे। नेक्स्ट प्रक्रिया में क्या करेंगे हम 45, फिर से 90 को यहां पे लाएंगे तो 45 दूना 90, यहां पे हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, कट के क्या हो गया 90 से 90 में जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब अगर जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 हुआ, लास्ट में जो आपका डिवीजर आ रहा है वही काम करेगा एचसीएफ का। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा आंसर कहां है, ये है। ठीक है, 45 यही क्या है 135 और 225 का क्या है एचसीएफ है, क्या है एचसीएफ है। ठीक, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। ये तो दो संख्याएं जब दी थी तो हम कंडीशन, अब क्वेश्चन यहां बनेगा कि सर जब तीन संख्याएं दी हो तब कैसे होगा, तब आपको करना क्या है, तीन संख्या है, तीन संख्या में प्रोसेस यही करना है। ठीक है, कि छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या में भाग दीजिए। ठीक, उसके बाद जो एचसीएफ आए दोनों का, उसी एचसीएफ से नेक्स्ट थर्ड वाली संख्या में क्या करो, वही प्रोसेस से भाग दे दो, फिर से लास्ट में जो आपका यहां पे आएगा वही क्या होगा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो वहां पे आप आसानी से कर सकते हो, ये आपके लिए वर्क है, आप करके देखिएगा कि तीन संख्याएं जब दी हो तो क्या करना है, तो दो संख्याओं का पहले निकाल लीजिए एचसीएफ, जो एचसीएफ आएगा उसी एचसीएफ से थर्ड वाली संख्या में आप भाग दीजिए, तब तक भाग दीजिए जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा, वहां पे जब भाजक जो आएगा वही भाजक आपका क्या होगा, आंसर होगा एचसीएफ होगा, मींस तीनों का क्या हो जाएगा वहां पे एचसीएफ हो जाएगा। सपोज दैट इसी में आगे हम बढ़ा देते हैं कि आपका यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये 225 था। ठीक है, तो 225 है तो हम यहां पे 495 ले लेते हैं, यहां पे एग्जांपल में इसमें ऐड कर देते हैं 45 इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 40, चलो वही ले लेते हैं 450। ठीक है, मान लीजिए, या फिर 445 ले लीजिए, एग्जांपल में बढ़ा देते हैं 95 कर दीजिए 495। ठीक है, तो 495 यहां पे ले लेते हैं कि 135 और 225। ठीक है, यहां पे कामा लगा दीजिए। ठीक, 135 225 तथा 495 का। ठीक है, एचसीएफ हमें निकालना है, तो हम क्या किए 135 का यहां पे निकला 45 है, अब 45 से ही हम क्या करेंगे, इसमें फिर से भाग देंगे, किसमें 495। ठीक है, प्रोसेस आपको समझाए कि पहले दो में हम भाग देके उसका एचसीएफ निकालेंगे, कितना आया 45। अब यही 45 से नेक्स्ट वाले थर्ड वाले में क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक, तो यहां पे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक, तो 45 से कम 45, आप देखिए यहां पे कितना शेष आएगा आपका, 9 में से 4 जाएगा, 5 जाएगा, 4 आएगा। ठीक, और यहां पे 5 नीचे आएगा। अब यहां पे आप भाग देंगे तो कितना आएगा 45 एक कम 45। ठीक है, ये आपका हो गया 45। ठीक, तो यहां पे रिमाइंडर क्या आया 0 आया। ठीक है, कट गया। ठीक, तो आपका यही भाजक का काम कर रहा है।
ठीक, यही भाजक का काम कर रहा है। तो यही आपका क्या है 45 मींस 45 भी इसमें। अब एचसीएफ का मतलब आप जानते हैं, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब तीनों में बड़ी से बड़ी वह संख्या जो तीनों को क्या करे विभाजित कर दे, जो तीनों में मिले। जैसे इसका फैक्टर करें 45 3 135 होता है, ठीक है, और 45 पंचे हो जाएगा साथ, ठीक है, 45 पंचे, ठीक, 45 में आप 5 का गुणा कर 5 5 25, 5 के 20 2 22, ठीक है। और इसमें भी आप 45 दहम्मा और एक और जोड़ दीजिए तो 45 11 बार गया। मींस इन तीनों में क्या है 45 कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का इसका मतलब ही यही होता है कि दिए गए संख्याओं में इनके गुणनखंड में कोई ऐसी संख्या होगी जो तीनों में क्या हो कॉमन हो, ठीक है। वहां पे हाईएस्ट मतलब बड़ी बड़ी से ज्यादा जितने कॉमन मिले सबको निकाल लो और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वही आपका क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो अगर बड़ी बड़ी संख्याएं दी रहेंगी तो हमें ऐसे फैक्टर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके लिए यूक्लिड डिवीजन के माध्यम से यहाँ पे क्या किया जाता है, ये किया जाता है। तो ये तो था इसका प्रोसेस। अब इसके यूक्लिड विभाजन जो अभी प्रमेय क्या आपको बताए थे, ठीक है, उनके माध्यम से इसको चरण को क्या करना है लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे आइए यहां पे हम देखते हैं, ठीक है। उसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, ठीक है। क्या लिखेंगे एल्गोरिथम प्रमेय, ठीक है, प्रमेयिका से। अब ये प्रमेयिका आपको बताया क्या था कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, आपने देखा था, इसी से हम भाग दिए थे, ठीक है। मींस ए क्या होता भाज। अब इसको चरणबद्ध देखिए, इसमें एक स्टेप में यहां हुआ, एक स्टेप यहां हुआ, एक स्टेप यहां हुआ, ठीक है। इसी को स्टेप को हम क्या करते हैं सीरियल वाइज से लिख देते हैं, वही आपके क्या होते हैं यूक्लिड विभाजन का चरण होता है। तो चरण में हम देखेंगे प्रथम चरण में, सबसे पहले प्रथम चरण यहां पे आप लिख सकते हो, ठीक है। प्रथम चरण में हम देखेंगे हमें क्या लिखना है, ये जैसे इसी फार्मूले में इनको रखना है, आप समझ सकते हो। ए क्या था आपका भाज्य था, यहां पे भाज्य क्या है 225, देखिए 225 बराबर बी क्या था आपका 135, ये बी था, यहां पे लिख देते हैं, ये बी, ये ए, ये क्या था आपका क्यू, और ये क्या था आपका नीचे आ रहा था रिमाइंडर नीचे वाला, ठीक। तो 225। अब बी का वैल्यू कितना है 135 है, ठीक है। क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू एक बार है, प्लस में रिमाइंडर कितना है 90। ये पहला चरण हुआ। सेकंड आपका द्वितीय चरण में आप चलेंगे तो क्या मिलेगा, ये वाला द्वितीय में क्या है भाज्य कौन है 135 है, ठीक है। 90 क्या है आपका भाजक है, तो 90 इंटू भागफल कितना है 1 है, रिमाइंडर कितना आया 45 है, ठीक है। अब ये द्वितीय हो गया। अब नेक्स्ट है आपका तृतीय चरण में क्या करेंगे ध्यान से समझिए यहाँ पे, ठीक है। तृतीय चरण में आपका क्या है 90 क्या है आपका भाज्य, भाजक कौन है 45 है, यहाँ पे भागफल कितना है 2 है, प्लस में रिमाइंडर कितना है 0। तो जब तक रिमाइंडर हमारा 0 आएगा नहीं तब तक हम यहाँ पे क्या करेंगे भाग देते रहेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है आपका ये चरण होता है जो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो आपको जब बोर्ड एग्जाम में लगाना है क्वेश्चन को तो साइड में हम इसको करेंगे और इसके चरण को भी वहां पे क्या करेंगे शो करेंगे, तो हमारा एक परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मींस वहां पे बोलेगा क्वेश्चन में कि 135 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन द्वारा आप ज्ञात कीजिए। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम इसका चरण का यहाँ पे प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जिससे आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो और पूरा का पूरा नंबर आपको यहाँ पे प्राप्त हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है यूक्लिड विभाजन द्वारा दिए गए संख्याओं का हम एचसीएफ आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहां पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी का यूज आगे टॉपिक में है, ठीक। यहां पे रिमाइंडर ध्यान रखना, रिमाइंडर था शेषफल जो आता है ये हमेशा शेषफल जो आएगा वो हमेशा भाज्य से क्या होगा सॉरी यहाँ पर जो भाजक होगा भाजक से हमेशा छोटा है, क्योंकि शेषफल कब आएगा जब वो भाजक से छोटा रहेगा। अगर भाजक के बराबर है तो भाग फिर से चला जाएगा, या फिर भाजक से बड़ा है भाग फिर से चला जाएगा। तो जो रिमाइंडर होता है हमेशा भाजक से क्या होता है छोटा ही होता है। तो उस कंडीशन में वहां पे लिखा भी जाता है, क्या लिखा जाता है कि जो रिमाइंडर होता है वो छोटा होता है, रिमाइंडर ठीक है छोटा होता है बी से। ये क्या है आपका बी जो भाजक का काम कर रहा था, और बड़ा होता है किससे जीरो से, जीरो से बड़ा होगा और जीरो के बराबर होगा।
जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर हो सकता है। रिमाइंडर हमारा जीरो के बराबर या फिर जीरो से बड़ा होगा, लेकिन छोटा किससे होगा? भाजक से। ठीक है, सपोज दैट यहां पे एग्जांपल से आपको समझाते हैं। ठीक, अब जैसे यहीं पे आप देख लीजिए, यहां पे 45 है, 45 भाजक है, रिमाइंडर जीरो है, तो यहां पे आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है बताइए? आर का वैल्यू जीरो से लेकर 44 तक हो सकता है। अगर बताइए जीरो है तो क्या भाग जाएगा? नहीं, जीरो हो चुका है। एक अगर रिमाइंडर आता है, क्या 45 से भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते। 20 भी रहेगा, क्या 45 से भाग दे सकते हैं? नहीं जाएगा। दशमलव में आपको नहीं ले जाना, नहीं तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर दशमलव बढ़ा के जीरो लगा के हम भाग दे सकते हैं, तो आपको दशमलव नहीं लगाना इसमें। ठीक है, अब इसमें आप कब तक भाग नहीं दे सकते? 44 तक। 44 अगर यहां पे रिमाइंडर आता है तो क्या भाग दे सकते हो? बिल्कुल नहीं दे सकते हो, जाएगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही 45 आएगा तो यहां पे आप 45 में एक बार जाएगा, भाग दे सकते। 46 है तो भी दे सकते हैं, तब फिर रिमाइंडर एक आएगा। मींस आपको यहां पे ध्यान रखना कि जो रिमाइंडर आता है वो भाजक से हमेशा क्या होता है? छोटा रहता है, जीरो के बराबर रहता है या फिर जीरो से बड़ा रहता है। ठीक है, ये कंडीशन आपको देखने को आगे मिलेगा, क्योंकि आगे थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें इसका बहुत ही यूज है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो उसको आपको लगाने में कोई भी प्रॉब्लम वहां पे नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, यहाँ पे दिए गए संख्याओं का यहाँ पे एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं। एचसीएफ मींस क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से ही पता चल रहा है, हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी। ठीक है, और कॉमन मतलब जो उभयनिष्ठ हो दो दिए गए संख्याओं में, फैक्टर मतलब गुणनखंड, दिए गए संख्याओं के गुणनखंड में जो बड़ी से बड़ी संख्या उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, वही आपका क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो वो एक बेसिक तरीका होता है जो हम लोग गुणनखंड फैक्टर के माध्यम से निकाल लेते हैं। यहां पे यूक्लिड डिवीजन के माध्यम से करना है, तो ये स्केच क्या है? चरण है, अर्थात ये प्रत्येक स्टेप को क्या कर रहा है? वेरीफाई करता हुआ यहां पे चल रहा है। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम का फर्स्ट टॉपिक यहां पे कंप्लीट होता है। अभी इसमें नेक्स्ट टॉपिक है जो वो हम आपको बताएंगे कि उसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसमें इसी प्रमेयिका के आधार पे क्या होते हैं? क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो उसमें हम आपको यहां पे दिखाते हैं वो क्या क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को एक्सरसाइज में दिया है, फर्स्ट पॉइंट 1.1 में दिया है, आप वहां पे क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम वहां पे देखते हैं। अब इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? लगा सकते हो। ठीक है, दिए गए क्वेश्चन में एग्जाम्पल को भी आपको सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम्पल मस्ट होता है। कभी कभी क्या होता है? एग्जाम्पल्स भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको कभी भी छोड़ना नहीं है, एग्जाम्पल पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है, और एक्सरसाइज तो करना ही। ठीक है, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना जरूरी। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो चलिए देखिए। क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक। आपको लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं जिसमें नंबर सिस्टम के बारे में बताए हैं, कि बताए भी थे कि पूर्णांक बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट होता है, और पूर्णांक हर जगह पे पूछा जाता है। पूर्णांक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो यहाँ पे देखिए अभी आ रहा है आपके सामने। पूर्णांक में 3 टाइप के नंबर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। 3 टाइप के होते हैं, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है और जीरो। ठीक है, तो उसमें देख, तो क्वेश्चन में बोलेगा कि दिए गए धनात्मक, मान लीजिए कोई धनात्मक संख्या है। ठीक है, और वो क्या है? विषम पूर्णांक या फिर सम पूर्णांक, वो आपको क्वेश्चन में क्या करेगा? वहां पे बोलेगा। ठीक है, अब वो संख्या बोलेगा कि यह संख्या क्या, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको देते हैं कि किस रूप का हो सकता है। यहां पे दे दिया कि बताइए वो संख्या 6 क्यूब प्लस 2 6 क्यूब प्लस 4 के रूप के हो सकता है कि नहीं। अब इसमें देखो, सम में भी पूछता है और विषम में। विषम में क्या बनेगा? जैसे मान लीजिए पूछ लिया 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 के रूप का होगा, और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का हो सकता है कि नहीं। तो यहां पे इसको क्या करना होता है? सेट करना होता है। ठीक है, दिखाना होता है कि ये सिद्ध करिए कि सम और विषम में क्या संख्याएं हो सकती हैं। अगर आपको संख्या दिया हो तो संख्या क्या दिया है कि मानना कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो मान लेंगे हम यहाँ पे, वहां पे क्वेश्चन दिया रहेगा कि धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है? ए है। क्या है? ए। वो हम मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी है दिया नहीं, वो बोलेगा कि धनात्मक पूर्णांक है, वो क्या है? ए है। अब यहां पे ध्यान देना है, ये तो धनात्मक पूर्णांक संख्या अर्थात ये भाज्य का काम करेगा। किसका काम करेगा? भाज्य का। अब इसमें भाजक का काम कौन करेगा? तो ये हमें देखना है। भाजक का काम दिए गए क्वेश्चन में, अगर जैसे यहां पे क्यू दिया है और आगे 6 लगा है,
क्यू क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्यू क्या है, पूर्णांक है, जहां पे क्यू क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब पूर्णांक का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है तो 1 2 3 4, माइनस ऋणात्मक बोला तो माइनस, अर्थात यहाँ पे आपको करना क्या है कि क्यू की जगह क्या हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो, कुछ भी। वो क्वेश्चन में बोल दिया है ना कि क्या है, पूर्णांक, तो पूर्णांक की जगह पे आपका क्या हो सकता है, वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला कि धनात्मक पूर्णांक है, तो मान लीजिए क्वेश्चन में हम मान लिए कि हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है, क्या है, ए है। अब यहाँ पे अगर 6 का गुणा है, इसका मतलब ये क्या है, क्यू हम क्या बताए थे अभी, कोसेंट के रूप में बताए थे, ठीक है। तो कोसेंट में जैसे हम यहाँ पे लिख दिए कि ये 6 है और यहाँ पे कोई संख्या ये है और इसमें हम भाग दिए, ये कितनी बार ये क्यू, और रिमाइंडर क्या है ये, देखो इसका गुणा करेंगे क्या आएगा, 6 क्यू आएगा, क्यू आएगा ना, 6 से क्यू और ये क्या, तो बस इसी फॉर्मेट पे क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। तो माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है, और बी क्या हो जाएगा, भाजक का काम करेगा, तो बी आपका क्या हो जाएगा, 6 मान लेंगे, क्या मानेंगे, बी बराबर क्या है, 6 है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे, यही कंडीशन। तो ए में हम 6 से, बी से, देखो बी मतलब 6 से क्या किया, इसमें भाग दिए, कितनी बार गया, क्यू बार, कितना रिमाइंडर है, आर। अब ये बताइए आर के कितने वैल्यू यहाँ पे हो सकते हैं, अभी आपको क्लियर करा है कि आर के जो संभावित मान होंगे, जो हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा ही होगा, और जीरो के बराबर या फिर जीरो से बड़ा होगा। तो बताइए यहाँ पे 6 से आर का वैल्यू जो होगा वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6 हो सकता है, नहीं 6 अगर आएगा तो फिर से भाग चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर के संभावित मान जो होंगे वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, ठीक है, समझ में आया। तो आर के संभावित मान समझ में आया। अब ये बताओ, ये प्रमेय का जब हम इसमें लगाएंगे तो क्या बनेगा, प्रमेय क्या, ए इक्वल टू क्या बनेगा, प्रमेय जो बन रहेगा, ए बराबर 6q प्लस में आर बनेगा कि नहीं, बोलिए, बनेगा, ठीक है। तो ए बराबर 6q प्लस आर। तो अब इसी में हम क्या करेंगे, आर के संभावित मान, जो संभावित मान हो सकते, क्यों, क्योंकि ए का वैल्यू फिक्स नहीं है, यहां पे बोला था धनात्मक पूर्णांक मान लिए ए, अब ए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 20 25 कुछ भी हो सकता है। बी का वैल्यू पता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे आर के वैल्यू हम क्या करेंगे, उठा के रखेंगे और इसी रूप में आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये बताइए, अगर यहाँ पे हम ए का वैल्यू रख दिए, ठीक है, इसका सॉरी आर का वैल्यू, ठीक है, इस समीकरण में, ठीक, ए बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस आर का वैल्यू पहले क्या रखेंगे, 0, तो यहां पे ए बराबर आ जाएगा आपका 6q, पहला आया, ठीक है। दूसरा फिर से रखेंगे इसमें, ए बराबर ये 6q है और यहां पे आर की जगह दूसरा वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या आया, 6q प्लस 1 आया, ठीक। उसके बाद ए बराबर फिर से रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 6q प्लस 2 आएगा। फिर a बराबर क्या आएगा, 6q प्लस 3 आएगा, ठीक है। अब इधर लिख देते हैं, फिर आएगा a बराबर 6q प्लस, r की जगह पे हम वही सारे वैल्यू क्या कर रहे हैं, इसमें रख रहे हैं, देखो 0 रखे हैं तो ये आया, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे और 4 रख दे रहे हैं। फिर a बराबर क्या रखेंगे, 6q प्लस 5 हो जाए, ठीक है। तो आपने देखा कि पहला हमारा वैल्यू क्या आया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये आया a बराबर 6q, दूसरा क्या आया आपका a बराबर 6q प्लस 1, तीसरा आया a बराबर 6q प्लस 2, चौथा आया आपका ये, पांचवा आया आपका ये और छठवां ये आया 6 नंबर में ये आया, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इसके वैल्यू जो आए हैं यहाँ पे, मींस जो आपको क्वेश्चन में बोल रहा था कि दिए गए एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, क्या 6q प्लस 2 6q प्लस 4 या फिर 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है कि नहीं, ये आपको दिखाना था। तो वो धनात्मक पूर्णांक हम माने थे ए और संख्या लिए थे, जैसे यहां पे 3 होता तो 3 लेते, 2 होता तो 2 लेते, 4 होता तो 4 लेते, तो इस तरीके से यहां पे संख्या हम लेंगे, ठीक। तो बी बराबर हम चलिए, और इसको हम जब यहाँ पे ए में भाग दिए तो ये सिस्टम आया, ये हमारा प्रमेय आया। प्रमेय में संभावित मान क्या हो सकते हैं, इसको हम उठा के रखे, तो जो क्वेश्चन में या तो सम में देगा या तो विषम में देगा, तो हम दोनों इंक्लूड करके आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों संख्याएं देखने को मिल रही, देखिए 6q आया है, a बराबर 6q, मींस क्या हमारा जो धनात्मक पूर्णांक था वो 6q के रूप का हो सकता है, तो आया है a बराबर 6q, इसका मतलब हमारा धनात्मक पूर्णांक 6q के रूप का हो सकता है। अब ये बताओ q क्या था आपका, पूर्णांक था। अब पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखोगे हमेशा ये सम आए, ऊपर हम क्या लिखे, सम वाला, नीचे विषम वाला। आप यहाँ पे q का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिए, 6 आपका सम संख्या, गुणा होगा तो सम संख्या ही आएगा, इसमें भी आप रखिए, और सम संख्या में सम को जोड़ते हैं तो सम संख्या ही आती है। फिर ऐसे जब ये आपका 6q सम में आएगा तो ये भी सम, ये भी सम, और सम में सम जोड़ेंगे तो सम आएगा, सम में सम जोड़ेंगे तो सम आएगा।
अब यहां पे देखिए ये सम आ रहा है, ठीक है, लेकिन 1 जोड़ेंगे, सम में एक संख्या जोड़िए विषम आ जाएगा, 3 जोड़िए विषम आ जाएगा, 5 जोड़िए विषम, अर्थात सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका विषम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि दिए गए धनात्मक पूर्णांक जो है आपका वो क्या विषम संख्या के रूप में इस रूप में हो सकता है, या फिर ये वाला विषम ये था विषम के रूप, या फिर सम संख्या के रूप में हो सकता है। तो आपको क्या करना है यहां पे आपको दिखाना है, ठीक है, क्या दिखाना है यहां पे कि ये किस रूप का है, ठीक, तो वो हम यहां पे क्लियर करा चुके हैं। ए क्या है आपका सम, यहां पे लिखते जाते हैं, ठीक है, ये आपका सम में है और ये आपका विषम में, क्या है विषम में, ये आपका सम में है, ये आपका विषम में है, ये आपका सम में है और ये आपका विषम, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्वेश्चन में जो बोलेगा सम का बोलेगा तो इसमें से केवल सम वाले के उठा के दिखा देंगे कि दिए गए जो धनात्मक पूर्णांक था जो हम लिए थे वो सम संख्या के रूप में हो सकता है, अतः 6 प्लस 2 6 प्लस 4 के रूप का हो सकता है, आंसर हो जाएगा। या फिर विषम बोला तो विषम के रूप का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसके कंफर्म है कि आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है इस टॉपिक से, और बहुत ही आसान टॉपिक है। बस यही है कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसे ही आपको ये समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब दिए गए क्वेश्चन एग्जाम्पल्स जो है जो आपके एक्सरसाइज में है, आप उन क्वेश्चन को ट्राई करिए। ध्यान रखिए इसमें यहां पे 6 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो जो होगा वही हम भी भाजक के बराबर वहां पे लेंगे और प्रमेय क्या में से रखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टॉपिक, 2 टॉपिक हम यहां पे एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना और यहाँ पे दिए गए संख्या क्या सम के रूप में और विषम के रूप में हो सकती हैं, तो इसको हम यहाँ पे क्लियर कराया है एग्जांपल के माध्यम से। अब दिए गए क्वेश्चन को एक्सरसाइज में आप लगाइए, नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट करिए, हम वहां पे आपके डाउट को क्या करेंगे, क्लियर कराएंगे। ठीक है, और जो भी दिक्कत आएगी तो हम उसको चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे वो भी सॉल्व कराएंगे, आप पूरा सॉल्यूशन के साथ हल को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं पे आपका समाप्त होता है। ठीक है, टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, पहुंचाइए और लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो आपका नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम वहां पे हाजिर होंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।